Good evening, guys. Today I am going to restart the chapter that is chapter first, nature and significance. और हमने वहाँ तक पढ़ लिया था मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस वगैरह सब कुछ मैंने पढ़ा दिया था और अब मैं पढ़ा रही हूँ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन विजिबल होगा आपको, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड गाइस। यहाँ से भी पढ़ना है मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। तो देखो यहाँ से मैं स्टार्ट कर दी क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट है। द टर्म मैनेजमेंट टुडे हैज सेवरल connotations that highlight the different aspects of its nature. The study of management has evolved over a period of time. तो हर समय के साथ जो है, हर जैसे जैसे जो एज है, पीढ़ी है बदल रही है, वैसे वैसे मैनेजमेंट का भी जो टाइप है वो भी बदल रहा है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट हैज शोन इट्स डायनामिक सब्जेक्ट टू इट्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. However, one question that needs to be addressed pertaining to the nature of management इज़ वेदर एज साइंस, आर्ट और बोथ. तो इसको डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि साइंस है, आर्ट है या फिर दोनों है मैनेजमेंट का जो नेचर है. तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ मैनेजमेंट एज एन आर्ट. व्हाट इज़ आर्ट? तो आर्ट इज़ द स्किल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एक्सिस्टिंग knowledge to achieve desired results. It can be acquired through study, observation and experience. Since art is concerned with personal application of knowledge, some kind of ingenuity and creativity is required to practice the basic principles learned. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि आर्ट्स जो है वो अपना एक जेन्युइन ही एक डेवलप्ड स्किल होता है जो कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग होता है. तो उसके हिसाब से जो भी मैनेजमेंट के लिए जो भी पर्सनल इंडिविजुअल को चूज़ किया जाएगा उसके पास अपना अलग तरीका होगा काम करने का. जैसे होता है ना प्रथा वाइज प्रथा, प्रथा पे प्रथा बदलती है, वैसे ही आर्ट के मतलब जो भी स्किल है वो डेवलप्ड हो रहा है. तो जो बूढ़े लोग होंगे थोड़े उनमें कम आर्ट होगा, कम स्किल होगा, पर आजकल के जो मॉडर्न लोग होंगे उनमें कुछ ज़्यादा ही ये स्किल होगा, क्रिएटिविटी होगी, नए तरीके से वो लोग डिज़ाइन करेंगे हर चीज़ को. एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. तो देखो इसमें थियोरेटिकल नॉलेज क्या बता रहा है कि आर्ट प्रीपोजेसेस द एक्सिस्टेंस ऑफ सर्टेन थियोरेटिकल नॉलेज. जैसे कि जो भी डांस है, स्पीकिंग है, एक्टिंग है, म्यूज़िक है, उसमें क्या होता है कि एक एक्सपर्टाइज नॉलेज होता है हर फील्ड के लिए. जैसे डांस के लिए कोरियोग्राफर डांस सिखाते हैं, म्यूज़िक के लिए जाएगा तो सिंगर सिखाएगा, स्पीकिंग का कोर्स करेगा तो भी अलग अलग तरीके से लोग सिखाते हैं क्योंकि हर जगह का भाषा अलग है. इंडिया में या वैसे तो इंडिया में मातृभाषा है, मदर टंग जो है वो हिंदी है, बट और रीजनल लैंग्वेज में जाइएगा तो वहाँ की अपनी नेटिव लैंग्वेज होती है. तो उस वजह से लिखा हुआ है कि थियोरेटिकल नॉलेज पे बेस होगा. पर्सनल एप्लीकेशन. हर इंडिविजुअल जो है अलग अलग सोच के साथ जन्म लिया है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग क्या बोलते हैं थॉट्स होगा. बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. जैसे जैसे आप एप्लीकेबल करोगे जो भी आपका बेसिक नोट्स होता है उस पर, तो प्रैक्टिस करते करते आप क्या करेंगे, क्रिएटिव हो जाएंगे. जैसे एक बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाने के लिए आपको पहले ए पे जाना पड़ेगा, फिर बी पे जाना पड़ेगा. वैसे ही क्रिएटिविटी करते करते स्किल डेवलप हो जाएगी और प्रैक्टिकल करते करते आप क्रिएटिव हो जाएंगे और फिर उसे लिखना भी आ जाएगा. नेक्स्ट है मैनेजमेंट कैन बी टू बी आर्ट्स इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया. तो देखो फॉलोइंग क्राइटेरिया 3 क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करेंगे हम लोग तो क्या होगा कि ये 3 क्राइटेरिया देख लो. ये 3 क्राइटेरिया जो है ये कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, नेचर का जो मैनेजमेंट का जो नेचर है वो आर्ट्स है ऐसा लिखा जाएगा. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में. ये 3 पॉइंट, बाकी कुछ लिखना या मत लिखना, ये जरूर तीनों पॉइंट याद कर लो, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना एग्जाम में, इससे मार्क्स अच्छे आएंगे. देखो मैं पढ़ के बताती हूँ. सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिसेस आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन द डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग एन एंटरप्राइज बेस्ड ऑन स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस. There is a lot of literature available in the various areas of management and human resources specialized in. There is existence of theoretical knowledge. देखो एक मैनेजर जो है वो सक्सेस हो गया है, जैसे अब कोई सक्सेसफुल लोग हैं तो वो अपने सक्सेस के बारे में बताते हैं ताकि दूसरे जो है जो नया स्टार्ट कर रहा होगा उसको क्या मिले, हेल्प मिले. तो पहला पॉइंट ये. सेकंड पॉइंट, देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट एज प्रोपाउंड बाय मेनी मैनेजमेंट थिंकर्स which provide certain
universal principles. A manager applies these scientific methods and body of knowledge to a given situation, an issue, or a problem in his own unique मैनर। हर किसी मैनेजर को या हर किसी भी इंडिविजुअल का प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। बस इस पूरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है। ये तो आप में भी होगा, बहुत खूब सब में होता है कि हर प्रॉब्लम सॉल्यूशन लेने के लिए हर लोग अलग अलग तरीके से हेल्प लेते हैं। मैनेजर अप्लाइज दिस एक्वायर्ड नॉलेज इन द पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर इन द लाइट ऑफ द रियलिटीज़ ऑफ द गिवन सिचुएशन। तो जैसा सिचुएशन, जैसे केस स्टडी में बताया गया है, तो मैनेजर्स क्या करते हैं, वो केस को स्टडी करते हैं और फिर पता लगाते हैं कैसे आखिर उस केस के सेम केस के लिए पहले कैसे प्रैक्टिस किया गया था और कैसे उसको सॉल्व किया गया था किसी प्रॉब्लम को। तो वैसा ही आगे आगे किया जाता है ताकि प्रैक्टिस हो सके और उस सिचुएशंस को समझ पाए। द बेस्ट मैनेजर्स आर कमिटेड एंड डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स, हाईली ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड विद पर्सनल क्वालिटीज सच एज एम्बिशन, सेल्फ मोटिवेशन, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, डिजायर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ एंड द ऑर्गेनाइजेशन दे बिलोंग टू। तो जो भी बेस्ट मैनेजर होते हैं उनमें क्या क्या स्किल होती है वो इसमें लिखा हुआ है। सेम टू कॉपी करना है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ्स और ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। तो साइंस के लिए क्या डिफाइन किया गया है, एक सिस्टमैटिक बॉडी है लैंग्वेज नॉलेज का, जिसमें कि जनरल ट्रूथ मतलब वो पहले से हो चुका है, उसको जनरल लॉज और ट्रूथ बनाया गया है। साइंटिफिक है वो, जिसके लिए बहुत सारे खोज हुए होंगे, उसके बाद ही उनको लिया गया है ऑब्जर्वेशन पे। Systematic body of knowledge. Science is a systematic body of knowledge. Its principles are based on a cause and effect relationship. देखो यहाँ पे लिखा है cause and effect relationship का मतलब ये है कि पहले उसको ट्राई किया गया और उस पर क्या आउटकम निकला है, इसके बाद ही उसको फिक्स किया गया कि हाँ ऐसे ऐसा रूल है, ऐसा ऐसा लॉ है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। जैसे कि एक्सप्लेन किया गया था ग्रेविटेशनल फोर्स वाली लॉ में, लॉ ऑफ ग्रेविटी से नाम से जानते हैं सब लोग उसको। Principle based on experimentation. Scientific principles are developed through observation and then tested through repeated experimentation under the controlled conditions. Universal validity. Scientific principles have universal validity and application. जैसे कि साइंटिफिक जो भी नॉलेज है उसका जो है प्रैक्टिस ऐसा किया गया है कि वो उसकी जो वैलिडिटी है वो कभी एक्सपायर नहीं होगी और उसे बहुत ज़्यादा जांच पर के ही यूज़ में लाया गया है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हैज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट हैज़ इट्स ओन थ्योरी एंड principles that has been developed for a period of time, and but it also draws the other disciplines such as economics, sociology, psychology and mathematics. Like all other the activity, management has its own vocabulary, terms and concepts. Next है the principles of management have evolved over a period of time based on a repeated experimentation observation in different types of organizations. Since management deals with human beings and human behavior, the outcomes of these experiments are not capable of being accurately predicted and replicated. Therefore management can be called an intact science. जैसे मैनेजमेंट का जो ही एक्सपेरिमेंट है वो एक पीरियड ऑफ टाइम पे लेके किया गया ताकि अगर कोई उसका यूज़ कर भी रहा है तो उससे क्या हो कि वो टाइम लिमिट में ही कंप्लीट कर सके अपने काम को। डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस मैनेजमेंट स्कॉलर्स हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि F.W. टेलर ने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया हुआ है हेनरी फ्योल ने, वैसा ही स्टडी जो कि एक्सपेरिमेंटेड है। Since the principles of management are not as stacked as the principles of science, their application and use is not universal. They have to be modified according to the given situation. However, they provide managers with certain standardized techniques that can be used in different situations. These principles are also used for training and development of managers. जो भी प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के जो कि ऑप्ट किए गए हैं F.W. टेलर से या फिर हेनरी फ्योल से या फिर अदर राइटर से, वो क्या है एक पाथवे बना दिया गया है जिससे कि यूज़ करके आगे जो है इंडिविजुअल वो अपने मैनेजर्स को प्रोवाइड करें और मैनेजर्स जो है अच्छे मैनेजमेंट को बनाए रखें।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. A profession has the following characteristics: well defined body of knowledge. All professions are based on a well defined body of knowledge that can be acquired through instruction. सबसे पहला ये है प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है. सबसे पहले किसी भी प्रोफेशन को यूज़ करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. उसके लिए एक स्पेशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती है, वहाँ से आपको डिग्री कलेक्ट करनी होती है प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए. जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया हैज़ टू क्लियर स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन conducted by the Indian Institute of Chartered Accountants. Next, a professional association. All professions are affiliated to a professional associations which regulates entry, grant certificate of practice and formulates enforced a code of conduct. तो जैसे कि भी मैंने बताया, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, कंपनी सेक्रेटरीज है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स है, इनकी प्रोफेशनल बॉडीज़ होती है जहाँ पे आपको इनरोल कराना होता है. जिससे कि क्या होगा, आप वहाँ से आप प्रोफेशनल नॉलेज लोगे, फिर सर्टिफिकेट लोगे, फिर आप वहाँ से आर्टिकलशिप करोगे, फिर क्या होगा कि आप वहाँ से ज्वाइन करना स्टार्ट कर दोगे और फिर आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिल जाएगी. ठीक है. और ethical code of conduct. All professionals are bounded by a code of conduct which guides the behavior of its members. All doctors for example take the oath of ethical practice at the time they enter the profession. जैसे ethical code मतलब एक बेयर लाइन बनाई हुई है जिस लाइन को आपको चलना है और उसने वो लाइंस को गाइडलाइंस बनाई हुई है जिसको पकड़ के आपको चलना है. आप गाइडलाइन से बाहर निकलोगे तो आपकी सर्टिफिकेट जो है, लाइसेंस जो है, वो कैंसिल कर दी जाएगी. Service motive. The basic motive of profession is to serve their clients' interest by rendering dedicated and committed services. तो सर्विस देने के लिए, मेनली सर्विस देने के लिए यूज़ है ये भी जो प्रोफेशन है मैनेजमेंट में. तो नेक्स्ट, मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन, हाउएवर इट डज हैव सम ऑफ द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. तो क्या है मैनेजमेंट में, क्या है सेम टू सेम वैसा ही फीचर मैनेजमेंट में भी. ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज़ अ मार्क्ड ग्रोथ इन मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन. It is based on a systematic body of knowledge comprising well-defined principles based on a variety of business situations. This knowledge can be acquired at a different colleges and professional institutions and through a number of books and journals. तो इसके लिए भी गाइडलाइंस बनाई हुई है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि फर्दर मैनेजमेंट में इन्हेंस करने के लिए जिसके लोग MBA वगैरह करते हैं, जैसे कि MBA कर सकते हैं IIM से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स टू यूजली थ्रू एन एग्जामिनेशन. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी अदर डिजाइनेड एंड अपॉइंटेड एज अ मैनेजर in any business, unlike professions such as medicine and law which require a practice of doctor or lawyer to process valid degrees. तो अगर आप क्या करेंगे, अगर आप प्रोफेशनल डिग्री के घर पे बैठ जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपका. अगर आप प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं तो आपको उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जैसे डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में. देयर आर सेवरल एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स इन इंडिया लाइक द ऑल इंडिया मैनेजमेंट association that has laid out a code of conduct to regulate the activities of the members. There is, however, no compulsion of managers to were members of such an association, nor does it have any statutory backing. The basic purpose of management is to help the organization achieve its stated goal. This may be profit maximization for a business enterprise and service for a hospital. तो बेसिक पर्पस क्या है इससे मैनेजमेंट का कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाए, प्रॉफिट की तरफ जाए और जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव किया जा सके रीजनेबल प्राइसेस में. नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं जैसे कि आपको सबको पता होगा. मैं इस चार्ट पे ले जाती हूँ. सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट. दैट इज द लोअर लेवल मैनेजमेंट. लोअर लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं थर्ड वाले को. तो मैं बताती हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें. मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल टर्म एज टर्म फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, 3 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लेवल्स इन द हायरार्ची जो है
मतलब ट्रायंगुलर शेप में, मतलब अप टू डाउन है, तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल होगा, यहाँ पे सेकंड लेवल होगा, यहाँ पे थर्ड लेवल होगा। तो जो टॉप लेवल है उसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स और सीईओज वैसा रहते हैं। थर्ड सेकंड में जो मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो सब रहते हैं, और थर्ड में रहते हैं लास्ट में एम्प्लॉयज़ और तो इंडिविजुअल्स जो कि वर्क कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, COO, president and vice president. Top managers are consisting of managers from different function levels heading finance, marketing, etc. Next है middle level management. Middle level management is the link between the top layer and the lower level management. They are subordinate to the top managers and superiors to the first line managers. ठीक है, these are also known as divisional heads. Okay, next है third है थर्ड एंड द लास्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट को बोलते हैं सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट. फोरमैन एंड सुपरवाइजर कंप्राइज ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट लेवल इन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सुपरवाइज डायरेक्टली ऑफ द oversee the efforts of the workforce. The authority and the responsibility is limited according to the plans drawn by the top level management. तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है इसमें क्या है, सीईओ वगैरह आ जाएंगे. इस मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है ये बीच का काम करता है. यहाँ का काम, यहाँ से जो भी ऑर्डर्स आएंगे उसको नीचे देगा और नीचे से जो भी वर्क आएगा उसको चेक करके ऊपर देता है. और ऑपरेशनल मैनेजमेंट मतलब मेन मैनेजमेंट और का ज़रूरत यहाँ पर है सबऑर्डिनेट्स के पास जो कि वर्क करते हैं और फिर मिडिल लेवल मैनेजर को भेजते हैं और वहाँ से फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट जाता है. और ऑर्डर भी ऐसे ही पास होता है, पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा. ओके, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. Management is described as the process of planning, organizing, directing and controlling the efforts of organizational members and of using organizational resources to achieve specific goals. तो सबसे पहले फंक्शंस में इसमें मैंने बताया था आपको कि आपको यहाँ पे हेनरी फ्योल का, FW टेलर का या फिर किसी भी ऐसे राइटर का डेफिनेशन आपको याद करना होगा जो कि आप पहले एग्जाम में लिखोगे तो उसका आपको प्लस मार्क्स मिलता है. ठीक है, तो पहले आप उसका मैंने वो लिख सकते हैं डेफिनेशन, फिर कि डेफिनेशन किसने दिया था, उसके बाद आप लिखेंगे कि क्या क्या है फंक्शंस. क्या क्या फंक्शंस है वो देखते हैं. प्लानिंग इज़ द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग द एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन एंड हु इज़ टू बी डन. मतलब क्या करना है और कौन करेगा, ये हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग में डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटीज एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज. मतलब ऑर्गेनाइज करेंगे किसको, ह्यूमन फोर्स को, जो रिसोर्सेज है उसको, रॉ मटेरियल्स है उसको, और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको, ताकि किसका काम क्या है ये पता चल जाए और सब अपने अपने काम के रिस्पॉन्सिबल हो जाए. स्टाफिंग सिंपली स्टेटेड इट्स फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. मतलब अगर कोई ऐसा है प्रोफेशन में जो फैक्ट्री का हेड बन सकता है तो उसे फैक्ट्री का हेड बनाएंगे. अगर कोई ऐसा है जो मैनेजर का मतलब क्या बोलते हैं, मैनेजर का सीट ले सकता है तो उसे मैनेजर की सीट पे बैठाएंगे, पोस्ट पे बैठाएंगे. अगर वो सबऑर्डिनेट के लायक है तो उसे सबऑर्डिनेट पे बैठाएंगे. ऐसा नहीं है कि उसे टॉप लेवल पे बैठा. टॉप लेवल पे सिर्फ सीईओ, डायरेक्टर्स वगैरह रहते हैं. ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग होते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है विद द राइट क्वालिफायर्स आर एबल टू राइट प्लेसेस. ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग influencing and motivating employees to perform the task assigned to them. तो डायरेक्टिंग में बस आपको डायरेक्शन देना है, मोटिवेट्स करना है, लीडरशिप का जो रोल है वो प्लान करना है ताकि आप जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. वो आपका जो लीडरशिप इज seeing others to do what the leaders want them to do. A good manager directs through praise and criticizes in such a way that it brings out the best in the employee. Controlling is the management function of monitoring organizational performance towards the attainment of organizational goals. The task of controlling involves establishing and standards of performance. तो जो भी आपका वर्क है स्टार्टिंग में और जो लास्ट है, मतलब आउटकम जो है कैसा आपका परफॉर्मेंस है ये चेक करना. मतलब आपका इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग. मतलब आपने क्या यूज़ किया, क्या परफॉर्मेंस दिया और जो अटेन आपका गोल था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग. उसमें क्या होगा, आपको करेक्टिव एक्शन लेने होंगे. अगर आपका गोल अचीव नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेंगे ताकि आपके गोल अचीव कर सकें.
नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना है। द प्रोसेस इन विच द मैनेजर synchronizes the activities of different departments is known as coordination. Coordination is the force that binds all the other functions of management. Coordination का मतलब है कि आप सारे वर्क ऐसे फील्ड में, जैसे हर फील्ड का अलग अलग वर्क है, उस फील्ड के वर्क को एक जगह करने का मतलब है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जैसे कि परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स एंड फाइनेंस इंश्योर द कंटिन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इज समटाइम्स कंसिडर्ड टू सेपरेट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो है वो सेपरेट अलग फंक्शन है, जिसमें आपको किसी भी पांचों जो पहले मैंने बताया फंक्शन, उन सबसे अलग है ये। The process of coordination and coordinating the activities of an organization begins with the planning stage itself. ये क्या है, हर फंक्शन के साथ साथ इंक्लूड है। प्लानिंग के साथ भी होगा, ऑर्गेनाइजिंग के साथ भी होगा, स्टाफिंग के साथ भी होगा, डायरेक्टिंग के साथ भी होगा, कंट्रोलिंग के साथ भी होगा। हर टाइम पे आपको डिस्क्रिप्टिव्स पहुंचाने होंगे, एक्चुअल रियलिटीज एक्टिविटीज जो है उसको कंट्रोल करनी होंगी। तो ऐसा कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन एक ऐसा मैनेजरियल प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप एफर्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स का हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जो भी प्लान कर रहे हैं हम लोग, जो भी पर्पस है हमारा, जो भी एफर्ट है वो ग्रुप में होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, ताकि आप एक फोर्स की तरह काम कर रहे हो, आप बट के काम नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, यूनिटी ऑफ फोर्स बन जा रहे हो। यूनिटी मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है। और लेकिन हर काम को अलग अलग करते हैं हम लोग, तो उसको यूनिट बोलेंगे। लेकिन यूनिटी इसको बोलेंगे जब हम लोग सब एक ग्रुप बना के काम करेंगे एक मिशन को अचीव करने के लिए, तो उसको बताएंगे यूनिटी। कोऑर्डिनेशन इज द कंटिन्यूस प्रोसेस, जैसे कि मैनेजर के लिए मैनेजमेंट है और मैनेजिंग है कंटिन्यूस प्रोसेस, वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि प्लानिंग स्टेज से लेके कंट्रोलिंग तक जाएगा। मतलब प्लानिंग के साथ भी है, ऑर्गेनाइजिंग के साथ भी है, स्टाफिंग के साथ भी है, डायरेक्टिंग के साथ भी है, कंट्रोलिंग के साथ भी है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, मतलब हर लेवल पे मैनेजमेंट, जैसे टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है एंड सबऑर्डिनेट लेवल है, तो तीनों लेवल पे कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। हाँ, द टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए भी है कोऑर्डिनेट करना होगा अपने सबऑर्डिनेट्स को। सबऑर्डिनेट्स क्या करेंगे, मिडिल लेवल को से कोऑर्डिनेट करेंगे, और मिडिल लेवल जो है वो टॉप लेवल से, ताकि आपस में जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज अटेंड करी है वो लोग आपस में शेयर कर सके और सबको पता रहे कि किसने क्या काम अटेंड कर लिया है। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल in the conscious and a deliberate manner, even where the members of a department willingly cooperate and work. Coordination gives a direction to that willing spirit. Coordination in the absence of coordination may lead to wasted effort, and coordination without cooperation may lead to dissatisfaction among employees. Coordination therefore is not a separate function of management. तो ये separate नहीं है, but it's an ongoing process with all the levels of management with all the functions of management. ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कुछ दिया हुआ है डेफिनेशन वगैरह, जिसमें से आप इट्स नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, बट एक बार आप रीड कर सकते हैं, खुद से रीड करना। नहीं समझा तो फिर मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगी। बट ये इतना एग्जाम में नहीं पूछते हैं। इम्पॉर्टेंस ये है कि ग्रोथ इन साइज एन ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, वरना क्या होगा, हर डिवीजन पे हर लेवल पे लोग बढ़ जाएंगे तो फिर आपका यूनिटी जो है वो ब्रेक हो जाएगा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जैसे होता है वैसे इन डिविजन्स के साथ मैनेजमेंट के वो लगा रहेगा, ताकि आप उसके आप सही अटेंड कर रहे हैं गोल या फिर नहीं। स्पेशलाइजेशन, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हैज कैरेक्टराइज्ड अ डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइज आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, द डाइवर्सिटी ऑफ टास्क टू द परफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस, देयरफॉर they need to employ a number of specialists usually think that they only be qualified, educate and judge the decide according to their professional criteria. अगर प्रोफेशनल आप हायर कर रहे हैं तो वो अपने मर्जी से ही चलेगा, क्योंकि एक प्रोफेशनल में और एक इंडिविजुअल में
बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक प्रोफेशनल जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा सही होगा अपने हर फील्ड से, और लेकिन एक इंडिविजुअल को जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है वो हमेशा ही डाउट में रहेगा। और लेकिन जो प्रोफेशनल रहते हैं वो उन्हें पता होता है, वो अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। इसलिए एक प्रोफेशनल को हमें अपने मैनेजमेंट में रखना ही होता है। मैनेजमेंट इन द 21st century, लास्ट पैराग्राफ। As boundaries between cultures and nations get blurred and new communication technology makes it possible to think the world as a global village, the scope of the international and intercultural relationships is rapidly expanding. The modern organization is the global organization that has to be managed in the global perspective. तो जैसे जैसे हमारा जो है पीढ़ी बदल रहा है, जनरेशन बदल रहा है, हम सेंचुरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमें क्या करना है, अपने ग्लोबल विलेज से इंटरनेशनल तक का सफ़र तय करने के लिए हमें चाहिए मैनेजमेंट जो कि सही तरीके से हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट।